बात है 2018 की। अमेरिका और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था, एक ट्रेड वॉर चल रहा था। तो अमेरिका ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स पर एडिशनल 25% टैरिफ इम्पोज किया। अब इसके कॉन्ट्रेरी में चाइना ने भी अमेरिका के कुछ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ अनाउंस किया। अब धीरे धीरे जो दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, अब वो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ने लग गया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये सब चीजें जब अनसर्टेनिटी हो रही थी, जब ये सारे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, उस दौरान इंडिया के साथ क्या हो रहा था? कुछ इंडियन बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटी थी, कुछ के लिए लॉस था, और इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। सो अभी जो हमने पार्ट 1 में चीजें कवर करी थी, उसको 30 सेकेंड में रिकैप करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट। बहुत सारी आपको ऐसी इंसाइट्स मिलेगी जो बहुत नहीं होगी। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि टैरिफ क्या होता है। टैरिफ बेसिकली एडिशनल टैक्स होता है। अगर अमेरिका चाइना के ऊपर टैरिफ लगाता है तो चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका में रिलेटिवली बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, और इसके कॉन्ट्ररी अगर चाइना करता है तो ये साइकिल इस तरीके से चलता है कि टैरिफ लगने से जॉब और जो मैन्युफैक्चरिंग है वहां की महंगी हो जाती है, और इवेंचुअली इसका जो भी कॉस्ट है कंपनी को मार्जिन कम करके देना पड़ता है, प्रॉफिट कम रख के, या तो कंज्यूमर को। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इट बेयर्स बाय द कंज्यूमर इटसेल्फ। तो ये था कुछ ओवरव्यू। अब इसको डिटेल में समझने के लिए यू शुड वॉच अ पार्ट 1। अब इस चीज को हम प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखते हैं। आगे की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से चाइना और अमेरिका का डिस्प्यूट प्रैक्टिकल वे में चला और इंडिया का इसमें क्या हुआ। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो। सो दिस इज सादिक अंसारी एंड यू आर वाचिंग एडू फाइनेंस इनसाइट्स। अब 2018 की बात है, हम थोड़ा पीछे जाते हैं समझने के लिए चीजों को। 2018 में अमेरिका ने चाइना के ऊपर अराउंड टैरिफ इम्पोज किया था। $34 बिलियन गुड्स जो थे। अभी $1 बिलियन की अगर मैं बात करूं तो $1 बिलियन इंडियन रुपीज में होता है 100 करोड़। अब $34 बिलियन टैरिफ नहीं लगाया, $34 बिलियन के गुड्स पे 25% टैरिफ इम्पोज किया। सो ये कुछ बैठे यार कम से कम 800-900 करोड़ के आसपास या उससे भी ज्यादा। सो एक रफली एजम्पशन था। अमेरिका ने भी पहले कनेक्ट किया चाइना से, और जब टैरिफ इम्पोज किया तो चाइना ने भी कॉन्ट्रेरी, जब आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम भी इवेंचुअली कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। तो चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर सेम इक्विवेलेंट टैरिफ लगाया। अब चाइना ने 10% टैरिफ कर दिया, और बात हुई कि हम सितंबर तक का इसको वापस 25% कर देंगे। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से सोचो, मुझे भी पता है सामने वाली कंट्री अगर टैरिफ लगाती है तो मेरा नुकसान है, इवेंचुअली वाइस वर्सा है। तो अब कंपनी ऐसा क्यों करती है? देखो, हमने बिजनेस पर्सपेक्टिव से इसको समझना चाहिए। कंपनी सबसे पहले तो अगर टैरिफ लगता है तो कौन इसका कॉस्ट बेयर करेगा? या मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, या मैन्युफैक्चरिंग हमें शिफ्ट करनी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा, या फिर कंज्यूमर इस प्राइस को बेयर करेगा। मैंने बात किया मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर की। अब ये स्टोरी में एंट्री होती है इंडिया की। अब इंडिया, जैसे आप 2019-20 के टाइम पे देखोगे, हमने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव में कदम उठाया था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेशन लिया था। इवेंट्स इवेंचुअली हुए थे जहां पे ये मेड इन इंडिया को बहुत बूस्ट मिला था। अब मेड इन इंडिया जब हम बात करते हैं तो एक स्टार्टअप मेरे दिमाग में आता है, जो बोट है, वो भी उसी दौरान पे बना था। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है। अमेरिका को एक चीज समझ में आई, वो क्या थी? वो थी डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, चाइना, देयर इज नो डाउट, चाइना बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना के पास बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रीज और ओवरऑल ग्लोबली सप्लाई कर रहे हैं। इवन इंडिया भी बहुत सारी, इवन मेजॉरिटी चीजें चाइना से इंपोर्ट कराता है। अब
अमेरिका को ये चीज समझ में आई कि देखो चाइना के ऊपर तो हम सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि ये फिर बाद में मोनोपोली हो जाएगी चाइना की। तो यहाँ पे उन्हें एक चीज समझ में आई कि हमको डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना चाहिए, और इंडिया हाईलाइट हो, क्योंकि वजह पता ही होगी आपको, यहाँ पे मैन पावर बहुत है और पॉपुलेशन की वजह से ओवरऑल चीजें होती है यहाँ पे। आज भी इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना के बाद, लेकिन हाँ, इंडिया इज बिकमिंग इनटू प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जब अमेरिका ने इंडिया के साथ डीलिंग वगैरह करने की कोशिश करी, तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि चाइना प्लस वन, यानी चाइना के साथ साथ हमें एक कंट्री या ज्यादा कंट्री ऐसी चूज करनी है जो हमारी डाइवर्सिफिकेशन के रूल में आ सके। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी, चाइना तो एक था ही, अब इंडिया क्योंकि चाइना से चीजें मंगा रहा था बाहर से, हम भी इम्पोर्ट करते ना भाई, तो यहाँ पे एक रिस्क था जो कि था, अगर हमने ये डील साइन करी तो चाइना की तरफ से हमें कुछ थ्रेट्स आ सकते, हो सकता है वो भी टैरिफ हम पे लगा दे रहे, तो उस चीज को हम समझते। अब हम अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करते तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देता हूं मैं आपको। लास्ट वीडियो में भी हमने एग्जांपल लिया था मोबाइल फोन का। मोबाइल फोन में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम पार्ट्स इंपोर्ट कराते हैं चाइना से। इन पैकेजिंग की अगर मैं बात करूं तो पैकेजिंग सबसे ज्यादा चाइना से इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ। अब जब ये चीजें हो रही थी तो यहाँ ना एक चीज और समझना जरूरी है, इन्फ्लेशन एक बहुत ऐसी चीज है जो ये सारी चीजों में बहुत बढ़ जाती है, और क्योंकि एक अनसर्टेनिटी और रिस्क का माहौल बन गया था उस टाइम पे, तो और कोरोना भी आ गया था उस दौरान, तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी जरूरी है जो है रेट्स कट्स, इंटरेस्ट रेट। बेसिकली अगर इंटरेस्ट रेट को समझाने का आपको बहुत सिंपल है, जो फेडरल रिजर्व है, फेड जो है, इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे कट करता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो लोकल जो सिटीजन है वो लोन्स और बाकी सारी चीजें ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी कम है। तो यहाँ पे इकोनॉमी को थोड़ा सा एक पुशबैक मिल सकता है। तो फेड, एक चीज आप समझिए यहाँ पर, अगर इंटरेस्ट रेट फेड गिराता है तो इसका इंपैक्ट होता है बॉन्ड मार्केट पे। बॉन्ड मार्केट यानी जिसे हम गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड खरीदते हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं, अगर फेड में इंटरेस्ट रेट गिरा है तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, और अगर बॉन्ड के प्राइसेस गिर गए तो फेड, मतलब ऐसा फेड के रेट अगर बढ़ गए तो बॉन्ड के प्राइस गिरेंगे। ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। तो अगर ऐसा चीज होता है, अब देखिए इवेंचुअली मैं ये इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप जाके ऐसी सिचुएशन में बॉन्ड खरीदो, ओवरऑल चीजें समझनी जरूरी है। हमने बेसिकली ये जाना कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट गिराता है तो आरबीआई भी गिराएगा, आरबीआई गिराएगा तो इवेंचुअली इसका इम्पैक्ट उल्टा होगा बॉन्ड मार्केट पे, बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और इसके अपोजिट चीजें अगर हुई तो दोनों चीजें अलग अलग होंगी। तो ये था इंटरेस्ट रेट का गेम इस चीज में, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इवेंचुअली पैसा कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा, और ये रेट कट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमी के लिए। सो इन्वेस्टर्स के लिए जैसा मैंने बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, जो कि था इस दौरान में, कोई भी अनसर्टेनिटी के दौरान में इन्वेस्टर को कैसे देखना चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या आउटकम हो सकते हैं। बेसिकली सबसे पहली चीज, अगर आप एसआईपी कर रहे हो, अगर आप महीने की मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी सिचुएशन जब आती है ना, तो प्राइस इवेंचुअली सारे गिरते हैं। ठीक है, अब मेरी अगर पर्सनली बात करूं तो मुझे इतना टाइम नहीं हुआ है, 1.5 से 2 साल हुआ है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि इकोनॉमी और मार्केट जो है मेरी बहुत खास दोस्त है, ये एज में बहुत खास दोस्त है। तो यहाँ पे मेरे को इकोनॉमी समझना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे एक चीज मैंने देखी है कि जब भी मार्केट गिरती है और आपकी एसआईपी जाती है, तो आपने यहाँ पे भी खरीदा होता है, गिरना है तो यहाँ पे भी खरीदा होता है, तो कहीं ना कहीं बीच में आपका एनएवी या आपके एवरेज बाइंग होती है,
तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एवरेजिंग। तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग करो। और दूसरी चीज, हमेशा प्लान करके चलो, वो हम बात करेंगे आगे के पॉइंट्स में किस तरीके से प्लान करना है। तो सबसे पहली चीज, अपने प्लान बनाओ, एक डिसिप्लिन को फॉलो करो। क्या होता है, बहुत सारी लोग को मैंने देखा है, अवेयर नहीं होते, सोचते हैं कि अभी इकोनॉमी गिर रही है, मार्केट भी गिर रही है, तो पैसे निकाल लेते भाई और ना गिर जाए कहीं। तो ये चीजें नहीं करनी हमको। दूसरी चीज, हमें डाइवर्सिफिकेशन को समझना। जैसे कि अमेरिका ने चाइना के साथ इंडिया को भी एक अपॉर्चुनिटी दी थी, ऐसी हमें डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना है। हमें, देखिए, मैं स्टॉक्स बिल्कुल ही नहीं लेता हूँ। एक आध बार स्विंग के लिए अगर मैंने ले लिया तो ले लिया, वो भी बहुत रेयरली लेता हूँ मैं। मेजर पोर्टफोलियो मेरा म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में है। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझना जरूरी है, हमें समझना है डाइवर्सिफिकेशन को। एक चीज में हमें पैसे अटकाने नहीं है, हमें अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना है। जब मैं डाइवर्सिफिकेशन बोलता हूँ तो इवेंचुअली गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट स्पेशली, ये सारी चीजें आ जाती है। अब रियल एस्टेट और गोल्ड की अगर मैंने बात करी तो लाख 1.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट गोल्ड से शुरू होती है। रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं तो करोड़ों में इन्वेस्टमेंट जाती है। तो आम आदमी क्या करे यार, अभी अभी जैसे कि मैं अपना करियर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से बिल्ड करूं। सबसे अच्छा तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करना। ठीक है, आई एम हाईलाइटिंग दिस टर्म इन्वेस्टिंग। यहाँ पे आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बेसिकली एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी, और डीमेट अकाउंट जो मैं यूज करता हूँ उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और स्टार्टिंग एक फर्स्ट इनिशिएटिव लेते हो। बहुत सारे टाइम क्या होता है ना, हम फर्स्ट इनिशिएटिव ही नहीं लेते, सिर्फ मन ही मन में सोचते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमें। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने जो लिंक दिया है उस पे जाके क्लिक कीजिए और अपना पहला इनिशिएटिव लीजिए। बाकी चीजें सारी होते रहेंगी, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, इनडायरेक्टली आप वो सारी चीज भी समझ जाओगे। तो जरूरी है पहला इनिशिएटिव लेना, जो कि है डीमेट अकाउंट का, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब थर्ड पॉइंट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बॉन्ड्स नहीं पता है। अब आज हमने समझा कि इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड का रेट बढ़ता है, बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और इसका वर्स वाइस वर्सा होता है। तो बॉन्ड को भी अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है। चौथी चीज, ऐसी सिचुएशन आती है तो मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा है, मेक अ प्लान। आपको कैश रिजर्व भी कुछ रखना है। समझ लो, आज मैं 10 लाख रुपए है मेरे पास, तो मैं 10 लाख पूरे मार्केट में डिप्लॉय नहीं करूंगा, ऑल दो 8 लाख रुपए करूंगा एक चीज में नहीं, डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करके। 2 लाख जो है या तो गोल्ड फॉर्मेट में होंगे या तो बॉन्ड्स में होंगे। इंटरेस्ट रेट देखो 12-14% अपने को स्टॉक मार्केट से मिलता है, बॉन्ड में ये कम हो जाता है, 8 से 9%, 7% मिलता है। ठीक है, लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए बॉन्ड भी ठीक है। तो कैश रिजर्व भी रखो, क्योंकि वो भी एक एसेट है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो आप तुरंत अपना पैसा विड्रॉ करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो होप दिस वीडियो फाउंड यू वैल्यूएबल। इफ इट इज सो, लेट मी नो इन कमेंट्स आपका क्या पॉइंट है ट्रेड वॉर को लेके। हाँ, और किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनानी चाहिए, ऑल्सो लेट मी नो। दिस इज फॉर टुडे, होप इट adds some value to your insights. So I will see you in the next video. Till that time, keep growing yourself and stay tuned. Thank you so much.